हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लेंडर के बेसिक टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमारा बेसिक सीन लोड होता है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और डिलीट की प्रेस कर दूंगा, तो ये डिलीट हो गया। और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को वापस लाना है, मान लो मुझसे गलती से ये डिलीट हो गया है, तो मैं Ctrl+Z प्रेस करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। और अगर मुझे फिर से जो मैंने किया है उसको दोबारा रीडू करना हो तो Ctrl+Shift+Z प्रेस करूँगा तो वो वापस डिलीट हो गया। ठीक है। अब जैसे हमें कोई नया ऑब्जेक्ट अपने सीन में लेकर आना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम Shift+A प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है। इसके अंदर आप मैशेस इंपोर्ट कर सकते हो, कर्व्स ला सकते हो, सरफेसेस होती हैं, मेटाबॉल, टेक्स्ट, वॉल्यूम, ग्रीस पेंसिल, सारी चीज़ें, लाइट्स वगैरह भी हम यहीं से लाते हैं, कैमरा, ठीक है ना, फोर्स फील्ड्स वगैरह सब यहाँ से अप्लाई हो जाती हैं, यहीं से आ जाती हैं। तो ये इसका शॉर्टकट की है Shift+A। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना मैश मंकी खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे ही आपको पीछे एक इसकी आँख के पास ही एक टारगेट जैसा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं 3D कर्सर। जहाँ पर भी हमारा 3D कर्सर होता है हमारे ऑब्जेक्ट वहीं पर लोड होते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा 3D कर्सर इस वक्त यहाँ पर है। अगर मैं 3D कर्सर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल Shift+राइट क्लिक जहाँ पे भी मैं करूँगा तो वहाँ पे मेरा 3D कर्सर पहुँच जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी अपना शिफ्ट और राइट क्लिक प्रेस करा हुआ है, दबाया हुआ है, तो ये मेरे कर्सर के साथ चल रहा है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये वहीं रुक गया। और इस वक्त मैं अगर नया ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आता हूँ तो वो उस जगह पे जाएगा जहाँ पर हमारा 3D कर्सर मौजूद है। ठीक है। तो 3D कर्सर का बेसिक सा ये काम होता है। आगे उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमारी आगे की हमारी जो डिटेल वीडियोस कोर्स के साथ होती जाएंगी, उसमें हम और अच्छे से इसको समझेंगे। अब इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मैश मंकी जी प्रेस करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं आराम से। ठीक है। और एस हम प्रेस करते हैं तो एस से क्या होता है, स्केल। आप अपना माउस ड्रैग आगे पीछे ड्रैग करोगे तो उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आर से रोटेशन होती है, और अगर हम 2 बार आर दबा देंगे तो आपका ये फ्रीली रोटेट होगा किसी भी एंगल पे जहां पर आप चाहो। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे हमें रोटेट करना है, वो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था। आर प्रेस करके जैसे मैं एक्स एक्सिस पे से घुमाना चाहूँगा तो ये एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, आर प्रेस करके जेड एक्सिस पे घुमाऊंगा तो ये जेड एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ और मुझे किसी जैसे मैंने रोटेशन करी है उसी तरीके से अगर मुझे मूव करना है किसी भी एक्सिस पे तो मैं जी प्रेस करूँगा, और एक्स एक्सिस पे मैं से मूव करता हूँ तो एक्सिस पे उसी तरीके से मूव कर पा रहा हूँ जैसे मैं रोटेट भी कर पा रहा था। और वैसे ही जी प्रेस करके मैं जेड एक्सिस पे से आगे पीछे कर पा रहा हूँ। ऐसे ही स्केल में भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एस प्रेस करा और एक्स एक्सिस पे मैं इसे स्केल करूँगा तो ये देख सकते हो आप एक्स एक्सिस पे ये कैसे स्केल हो रहा है और मतलब चौड़ा हो रहा है और पतला हो रहा है। इसी तरीके से हम इसको दूसरी एक्सिस पे भी कर सकते हैं। और अगर हमें शॉर्टकट की नहीं यूज़ करनी है किसी भी एक्सिस की तो हम जी प्रेस करके मिडिल माउस बटन अगर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरी तीनों एक्सिस एक्टिव हो गई हैं। तो अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ये जेड एक्सिस पे बिल्कुल तमीज़ से मूव हो रहा है, ऐसे ही ये वाई एक्सिस पे और ऐसे ही एक्स एक्सिस पे एक्यूरेटली। ठीक है ना, बिना किसी शॉर्टकट के। ऐसे ही ये रोटेट भी होगा किसी भी एक्सिस पे। जैसे मैं इसे जेड एक्सिस पे घुमा रहा हूँ, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे आ गया और ऐसे ही वाई एक्सिस पे। तो ये इसका दूसरा तरीके से फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना ये मंकी का स्केल करता हूँ, लेकिन मुझे किसी एक एक्सिस पे मुझे स्केल नहीं करना है और मुझे उसको लॉक करना है, तो मैं एस प्रेस करूँगा और शिफ्ट के साथ जैसे मैं जेड प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो मंकी है ये एक्स और वाई एक्सिस पे बड़ा होगा। ठीक है। जेड एक्सिस पे ये नहीं बड़ा होगा। अब देख सकते हो कि मेरी 2 एक्सिस एक्टिव हो गई हैं, तो उन दोनों के ऊपर ये ऐसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एस प्रेस करके शिफ्ट वाई प्रेस करता हूँ तो मेरा वाई एक्सिस लॉक हो गया है। अब ये एक्स और जेड एक्सिस पे स्केल होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे जेड एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे हल्का हल्का रोटेट करूँगा तो 5-5 डिग्री रोटेट होता है एक एक बारी में। ठीक है।
तो अगर मुझे डायरेक्टली इसे शॉर्टकट की से रोटेट करना है तो मैं आर प्रेस करूँगा फॉर रोटेशन। जेड एक्सिस पे मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया है। ऐसे ही मैं किसी भी डिग्रीज पे इसको रोटेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आर और जेड एक्सिस पे मैं इसको 60 डिग्री घुमा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पहले 90 डिग्री मूव हुआ, उसके बाद ये 60 डिग्री मूव हुआ। अच्छा, अगर आपको मूव टूल को एक्टिवेट करना है तो आप मूव पे जाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये मूव गिज़मोज आ गए, जिसके थ्रू आप उन एक्सेस पे टूल्स के थ्रू भी कर सकते हो, जो हमने अभी शॉर्टकट की के थ्रू समझा। सेम ऐसे ही रोटेशन के लिए भी है। ये रोटेशन गिज़मो है और ये हमारा ये एक्स एक्सेस पे रोटेट हो रहा है, ये वाई एक्सेस हो गई और ये हमारी जेड एक्सेस हो गई। तो ये टूल्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सेम ऐसे ही स्केल के लिए भी है, किसी पर्टिकुलर एक्सेस पे स्केल करना हो या ओवरऑल स्केल करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक टूल है जो हमारे शॉर्टकट कीज़ में नहीं हमें मिल पाता है, स्केल के अंदर आप जाएंगे तो स्केल केज नाम का एक टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारा ये जो मॉडल है इसके साथ चारों तरफ एक केज सा बन गया है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको स्केल कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बारे में। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, जिसमें आप देख सकते हो ये ऊपर एक आइकन बना हुआ है, ये हमारा होता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है। इसका शॉर्टकट की होता है ओ प्रेस करने से आपका ये एक्टिव और डीएक्टिव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्टिव कर रखा है और मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, तो अब मैं जी प्रेस करके जैसे ही जेड एक्सिस पे इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो इसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट पे भी उसका हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, जो कि इस एक सर्कल के अंदर है। जो एक आप सर्कल देख रहे हो इसे बोलते हैं फॉल ऑफ सर्कल, जिसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे मेन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से। अगर मैं ये सर्कल को फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है और मैं ड्रैग करूँगा तो जितना मेरा बड़ा ये सर्कल होता जाएगा उतने मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट्स इन्फ्लुएंस होते जाएंगे उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग और कितना ज़बरदस्त सा ये फील दे रहा है, मज़ा आ रहा है देख के, है ना। तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अब फॉर एग्जांपल ये थोड़े कम ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और हम थोड़े से ऑब्जेक्ट्स इसको ऑफ कर देते हैं, थोड़े ऑब्जेक्ट्स और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसका हम अच्छे से इफेक्ट देख पाए। ये अच्छे खासे हो गए। अब मैं कोई भी एक रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ओ प्रेस करूँगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग के लिए। अब आप देखिए जितने ज़्यादा मैं ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ वो सारे उस ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे फ्रंट व्यू से देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनल एडिटिंग के बराबर में ग्राफ्स दे रखे हैं। तो अभी ये स्मूथ पे सेट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि मैं जितना से ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका ग्राफ का जो लुक है वो इस आइकन जैसे बन रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे स्पेयर पे सेट करूँ, इसे हम वापस कर लेते हैं, इसको हम स्फेयर पे सेट कर लेते हैं। तो अब मैं जब इसको अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये एक बहुत ही तरीके से स्फेयर शेप में ऊपर आ रहे हैं। अगर हम साइड से देखें तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये एक लुक दे रहा है, और आपको इसको देखकर आइडियाज़ भी आ रहे होंगे अपने माइंड में कि हम इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, है ना। कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आर्किटेक्चर्स वगैरह में कि काफ़ी अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्रोपोर्शनल एडिटिंग के थ्रू। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ठीक है, इसमें हम और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे ये रूट वाला है, इसमें शार्प ऊपर निकल के आ रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। फ्रंट मोड में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जैसे ये लीनियर हो गया तो ये लीनियर तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम एक नीचे आए रैंडम में रैंडमली, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से जाएं। अब ये देखिए कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ आगे वाले ऊपर हुए हुए, कुछ पीछे वाले। तो ये रैंडमली एक नेचुरल सा इफेक्ट देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जितना बड़ा मैं इसका सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ उतने ही ऑब्जेक्ट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये काफ़ी
ज़बरदस्ती चीज़ है। तो जैसे कि सीन है, इस सीन में हमें देखना है कि हमें अगर किसी रोटेशंस को लॉक कर देते हैं, तो उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो ये रैंडमली अगर रोटेट करेंगे तो ये कुछ भी रोटेट हो रहा है और आप देख सकते हो राइट साइड पे यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ वो तीनों एक्सिस पे रोटेशन चल रही है, ठीक है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे इसे रोटेट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और मुझे इसकी ज़ेड एक्सिस लॉक कर दूँ और मैं इसकी वाई एक्सिस लॉक कर दूँ, क्योंकि मुझे इसको एज़ अ जैसे आर्म मेजर होता है, जैसे हाथ है, हाथ की बोन्स किस तरीके से रोटेट होती हैं, इस तरीके से अगर मुझे रोटेट करना है तो मैंने इसकी वाई और जेड एक्सिस लॉक कर दी। आपके केस में डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है हम कौन सी एक्सिस के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। मेरे में एक्स एक्सिस है जिस पे मुझे इसे प्रॉपर्ली रोटेट करना है। अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से ये इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, जैसे हाथ की बोन्स होती हैं ना, जैसे आप एल्बो समझ लो इसको, तो आप देख सकते हो किस तरीके से ये इस पर रोटेट हो रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर है एक ऑप्शन स्केल और दूसरा है डायमेंशंस। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रियल वर्ल्ड जो साइज़ है वो है 2.73 मीटर, 1.7 मीटर और 1.97 मीटर, और अगर आप ब्लेंडर के हिसाब से देखेंगे तो वो 1/1/1 के स्केल रेशियो पे है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो वो आप देख सकते हो वहाँ उसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे वाले डायमेंशंस में देखेंगे तो वहाँ उसकी रियल वर्ल्ड जो एक्चुअल साइज़ है, जैसे यहाँ मीटर्स में है तो मीटर्स में ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो स्केल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्केल होता है, जो कि हम बाद में अगर मैं इसका स्केल अप्लाई कर दूं, जैसे ये 1.5 है, लेकिन ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अपना साइज़ रखना है कि मतलब अब यही मेरा स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा इस पर्टिकुलर सीन के लिए और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा स्केल। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्केल 1/1/1 हो गया है, लेकिन हमारा जो डायमेंशंस है वो अभी भी उतनी की उतनी है, क्योंकि जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो हमारी रियल वर्ल्ड जो हमारे मेजरमेंट्स है वो होते हैं। अब देख लेते हैं ऑपरेटर मेन्यू के बारे में। अब ऑपरेटर मेन्यू क्या होता है? तो जैसे मैंने कोई भी रोटेशन करी तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर एक मेन्यू पॉप आउट हो गया है, ये होता है हमारा ऑपरेशन मेन्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ रोटेशन है, कौन सी एक्सिस पे करना है। अगर मैं इसे कर्सर पे सेट कर दूंगा और अब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो 3D कर्सर के हिसाब से इसकी रोटेशन इसने ले ली है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लोकल पे करूँगा तो लोकल सेटिंग्स को ले लेगा, ग्लोबल पे करूँगा तो ग्लोबल सेटिंग्स को ले लेगा। तो वो हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे घुमा लें, ठीक है। तो अगर जैसे हम स्केल करते हैं तो यहाँ पे स्केल के भी ऑपरेशन मेन्यू खुल के आ जाता है। हम कुछ भी करते हैं, हमने जैसे कि अपना ऑब्जेक्ट मूव कर दिया तो आप देख सकते हो उससे रिलेटेड ऑपरेशन मेन्यू यहाँ पर नीचे आ जाता है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट सेटिंग्स को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऑब्जेक्ट को उसको रोटेट करा, उसको स्केल करा और उसका साइज़ बड़ा करके हमने कर दिया है। अब हम उसे वापस उसकी एक्चुअल पोजीशन पे लेके जाना है या उसके एक्चुअल साइज़ पे लेके जाना है, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, जैसे मैं आर प्रेस करता हूँ उसके साथ, तो हमारी जो रोटेशन है वो रीसेट हो जाएगी। और मैं ऑल्ट और एस प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा साइज़ जो एक्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो हो गया है। और मैं ऑल्ट प्लस जी प्रेस करूँगा तो मेरी जो पोजीशन थी वो एक्चुअल इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गई है, वो रीसेट हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स के पीछे हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स छुप रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है उन ऑब्जेक्ट्स को या तो यहाँ से आप डीएक्टिवेट करो तो देख सकते हो, या फिर आप उसे हाइड कर सकते हो। तो हाइड करने के लिए क्या होता है, तो हम एच प्रेस करेंगे तो हमारा वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट को वापस लाना है तो हम ऑल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे तो वो जो गायब हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है वो वापस आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, मुझे बाकी ऑब्जेक्ट्स से अभी मतलब नहीं है, तो मैं शिफ्ट और एच प्रेस करूँगा तो मेरे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हाइड हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वर्क कर लूँ और अब वर्क करने के बाद मुझे वो सारे वापस लाने हैं, तो मैं ऑल्ट प्लस एच प्रेस करूँगा तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ जाएंगे। तो मैं फोकस हो सकता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके। फॉर एग्जांपल हम इस बाहर के बॉक्स को ही लें और हम यहाँ पर आके शिफ्ट एच प्रेस करेंगे तो अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए और मैं इस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर सकता हूँ, और ऑल्ट और एच प्रेस करूँगा तो सारे ऑब्जेक्ट्स वापस आ जाएंगे। तो यही सारे टूल्स हम आगे की वीडियोस में एक्सप्लोर करते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमारे बेसिक टूल्स किस तरीके से उनका यूज़ करना है, कैसे उन्हें रोटेट करना है, कैसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग होती है, कैसे हाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।